बच्चों, अगस्त तक 50% बच्चों के मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से बाकी बचे हुए बच्चों के अगस्त एंड या फिर सितंबर में। मोटा मोटा टाइमलाइन यही है कि भैया सितंबर में या अगस्त में सभी के मिड टर्म एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बार के मिड टर्म एग्जाम्स काफी अलग होने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने जो इस बार सैंपल पेपर लॉन्च किया है, अगर आपने देखा हो तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हैं, वीडियो में मैंने बताया था। और ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि इसका असर आपको हाफ ईयरली के एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर नया एकदम न्यू अपडेटेड रोड मैप चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज क्या पता आपका पुराना तरीका अब इफेक्टिव ना हो। और सबसे पहले स्कूल्स का, जितने भी स्कूल जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं, उनका माइंडसेट समझ लेते हैं। देखो, ये तो बहुत सिंपल है कि स्कूल वाले चाहेंगे कि वो आपसे नए पैटर्न के हिसाब से ही आपका नए पेपर को डिजाइन करें। मतलब मिड टर्म को भी वो हो सकता है, या मोस्टली चांसेस यही हैं कि वो नए पैटर्न पे डिजाइन करें। जैसे आपको पता होगा कि साइंस में अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को डिफरेंशिएट कर दिया गया है। पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसा सैंपल पेपर में आया है। और अगर आप देखें तो एसएसटी में भी सारी किताबों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो पूरे चांसेस है कि आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा वो भी इसी पैटर्न पे होने वाला है। इससे प्रिपरेशन पे तो कोई असर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, पैटर्न में बदलाव तो होगा। लेकिन मेजर चेंज आने वाला है 50% से भी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। पिछले साल जो पेपर हुए उसमें बिना बताए या हिंट देके 50% क्वेश्चन आए जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे। और इस बार तो भाई साहब ठोक बजा के बोल दिया गया सीबीएसई के द्वारा कि 50% या फिर उससे ज्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकते हैं। तो इसी कारणवश आपको अपनी अप्रोच को भी बदलना होगा। क्या करना होगा, आओ एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल्फ एनालिसिस। देखो, आप सबको ये लगता होगा, या बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा, नहीं तो अब होगा, कि आपको लगेगा कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आ गया, ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो, बैठते हो, तो कहीं ना कहीं वहां जाके आप ब्लैंक फील करते हो, या आपको समझ नहीं आता कि इसका आंसर कैसे लिखे, या फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है, तो आप ब्लैंक हो जाते हो। और वहां जाके आपको एक्चुअली में सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो ये एग्जाम में ना हो, ये अभी करना होगा। अब ये 9th और 10th के लिए थोड़ा सा अलग अलग है। पहले अगर 10th के लिए बात करो तो सीबीएसई के द्वारा आया गया सैंपल पेपर अभी सॉल्व कर लो। ऑब्वियस सी बात है, वही क्वेश्चंस को मार्क करके सॉल्व करो जो आपके मिड टर्म में आ रहे हैं, बिकॉज मिड टर्म में सारा सिलेबस तो नहीं आ रहा होगा। सेकेंडली, आप साथ ही साथ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलेगी कि क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना पा रहे हो। व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, ये तो आप सब बना ही लोगे। बट अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आया, या लाइट और ह्यूमन आई से कनेक्टेड आया, तो क्या बन पा रहा है, इसी को तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो पेपर सॉल्व करो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाओ। और 9th क्लास के बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल से जाके, जो कि मुझे लगता है हर एक स्कूल दे देगा, पिछले साल के मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। नहीं तो आप ऐसी किताब खरीद सकते हैं जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो 9th की, या फिर चैट जीपीटी की मदद भी ले सकते हैं। देखो, इस सेल्फ एनालिसिस से आपके साथ होगा क्या, आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि आपको कितना आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा से देखा है कि लाइट चैप्टर बच्चों को लगता है कि 2 फॉर्मूले याद कर लेंगे, सेम मोशन या लॉज ऑफ मोशन में भी ऐसा ही लगता है। लेकिन जब घुमा फिरा के सवाल आते हैं, जैसे अगर आपको याद हो, 9th का मैं एग्जांपल इसलिए लूंगा ताकि 9, 10 दोनों के बच्चों को समझ में आ जाए। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में ही लॉज ऑफ मोशन में आपको एक ग्राफ दे देते हैं वेलोसिटी टाइम, और उससे आपको फोर्स निकालने को बोलते हैं। तो ये एक्चुअली कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, बिकॉज ये आपके 2 चैप्टर्स को मिक्स कर रहा है। तो पहले आपको ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, फिर उससे फोर्स। बट अगर आपने ये सवाल एक बार कर रखा होगा तो एग्जाम में भी याद आ जाएगा, लेकिन नहीं कर रखा होगा तो शायद आपको अप्रोच नहीं पता चल पाएगी एग्जाम में, और आप ब्लैंक हो सकते हो, बिकॉज वहां पे आपके पास ज्यादा सोचने का टाइम भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप 1-2 दिन के टाइम स्पेन में सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लो प्लीज। अब उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पे, जो है सब्जेक्ट डिवीजन। अब यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से डिवाइड करना होगा, जो कि आपको सेल्फ एनालिसिस में समझ में आ गया होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है और ये सब्जेक्ट वीक है। तो इसीलिए आप सब्जेक्ट्स को इजी टू हार्ड में, यानी इजी, मीडियम और हार्ड में, इन 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दो। अब इसको अप्रोच कैसे करना है वो समझते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के एग्जाम अगस्त में होंगे और कुछ बच्चों के एग्जाम सितंबर में होंगे। अब अगर आपका पेपर अगस्त में है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अभी डिफिकल्ट टॉपिक्स को मत छेड़ो। अभी जो आपको बहुत ईजी लगता है, चाहे वो एक सब्जेक्ट के अंदर हो, चाहे सारे
सब्जेक्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट हो, तो जो ईजी लगता है सबसे पहले उसको उठाओ, उसको और पक्का करो, उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड अगर आपके पास टाइम बच जाए, जो कि आपको पूरी कोशिश करने की बचे, तो फिर एक एक करके डिफिकल्ट टॉपिक्स को उठाना शुरू करो। लेकिन हार्ड टॉपिक को सिर्फ पढ़ के छोड़ मत दो। जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए होंगे उसको रिवीजन करने के लिए उस पर रिलाय करो, यानी डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ उनको रिवाइज भी करते चले जाना, बिकॉज वो डिफिकल्ट है, एक बारी में नहीं आएंगे आपको। अब क्योंकि आपका पेपर अगस्त में है और अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अटकते हो, जैसे मैथ्स में बहुत ट्रिकी सवाल कभी कभार आ जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाओ। जैसे मैथ्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने ज्यादा सवाल बनाओगे उतना बेहतर होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाओ। इसके लिए अगर आपको कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है तो मैंने बहुत बार बोला है, हमारी विनर सीरीज आप यूज कर सकते हो। इसमें 50% से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठोक बजा के। और बहुत सारे स्कूल में बच्चों के मिड टर्म एग्जाम, इवन प्री बोर्ड के लिए भी बोल दिया गया है कि वो इस किताब की हेल्प लेंगे। कई स्कूल में तो टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को साफ साफ बोल दिया कि इससे ही पढ़ाऊंगा। पूरी क्लास ने विनर सीरीज खरीद ली है, मैंने इंस्टाग्राम पे फोटोज भी डाली थी। तो इस किताबों में हम लोगों ने हर चैप्टर के अंदर लेवल 1 लेवल 2 के सवाल बांटे हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी डाला है, तो रेफर कर लो अगर पेपर अगस्त में है तो। अगर आपका पेपर सितंबर में है तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, रोज 2 हार्ड सब्जेक्ट्स को उठा सकते हो और एक इजी को, जो कि आप शाम को कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि सुबह या फिर जब भी आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो वहां पे सबसे डिफिकल्ट टास्क को निपटा दिया करो। तो सुबह अगर आप बहुत एक्टिव रहते हो या दोपहर को एक्टिव रहते हो या शाम को एक्टिव रहते हो, तो डिफिकल्ट टॉपिक्स को, 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट को तब उठाओ और शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले इजी टॉपिक को रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस करके सो। अब जब आपने अपने चैप्टर्स को अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया है तो अगला स्टेप है अलाइन विद योर टीचर्स। देखो यार, बात करने से ही चीजों का हल मिलता है। सबसे पहले तो आप सबको अपने स्कूल के टीचर्स या फिर अगर आप कहीं ट्यूशंस पढ़ते हैं, ऑफलाइन जाते हैं, तो उनको समझाओ कि देखो मेरा ये वाला पेपर है। उनको समझाओ, मतलब उनसे बात करो कि मेरा ये पेपर है, इसमें मैं इस वाले सब्जेक्ट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन इस वाले में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। और अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो खासकर आप उस सब्जेक्ट्स के बारे में बात करो जहां पे आपको कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। लेट अस सपोज वो साइंस है, तो टीचर से बात करो कि सर मेरे को या मैम मुझे साइंस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरा 1 हफ्ते बाद या मेरा 10 दिन बाद पेपर है, तो मुझे आप वो टॉपिक्स बता दीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो, अगर आपको लगता है कि आप सारा का सारा सिलेबस नहीं कर पाओगे तो, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो भी आप ये पूछो तो सही, बिकॉज उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। देखो, आप हर एक टॉपिक के ऊपर 500 क्वेश्चन तो नहीं बना सकते, तो इररिलेवेंट बात होगी। तो अगर आप ये पूछ लो कि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टॉपिक्स, जैसे कि अगेन ह्यूमन आई से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। अगेन लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो F=ma के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो अगर आपको ऐसे वो टॉपिक्स बता देते हैं, या मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखे हैं, जाके चेक कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आशु भैया आगे सर्च कर देना, तो उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा काम करना शुरू करो, ज्यादा सवाल बनाओ। अब इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप उस डायरेक्शन में ज्यादा काम करोगे जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सेकेंडली, आप जब किसी से बात करते हो तो थोड़ा प्रेशर रिलीज होता है, एंजाइटी कम होती है और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो भैया 1 शॉट आपको साइंस एंड फन एजुकेशन, आशु घई 11, 12, 9, 10 हर जगह पे 1 शॉट्स मिल जाएंगे, कुछ नए कुछ पुराने। जाके देखो, टॉपिक्स को क्लियर करो, एक एक टॉपिक दिल और दिमाग से पढ़ाया हुआ है। और अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, जो है टाइमलाइन को सेट करना। देखो, ये रोड मैप और कोई भी स्ट्रेटेजी आप तभी ढंग से फॉलो कर पाओगे जब आप रोज का स्केड्यूल या गोल्स बनाओगे कि मुझे आज क्या करना है सुबह उठ के सोने से पहले। इस पूरे स्केड्यूल में, देखो सबका स्केड्यूल मैंने आपको हमेशा बोला अलग अलग होता है, लेकिन स्केड्यूल में कुछ चीजें बहुत जरूरी है ऐड करना। सबसे पहली, सुबह सुबह आप सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ो या फिर उसको रिवाइज करके जाओ। अगर आपके पास सुबह आधा 1 घंटा होता है तो एक टॉपिक भी पढ़ लोगे ना सुबह और वो डिफिकल्ट होगा, यकीन मानो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। सेकंड, हो सके तो स्कूल में जाने से पहले स्कूल के टॉपिक्स अगर आपको पता है आज क्या होने वाला है तो उन पे एक बार नजर डाल लो, या फिर 1 पीरियड पहले अगर आप खाली हो तो नजर डाल लो। अगर आपको लगता है कि जो स्कूल में टॉपिक होने वाला है वो मुझे आता है लेकिन आपके फिर भी पीरियड्स खाली हैं, तो बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, क्योंकि स्कूल में डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, तो याद करने वाला काम आप करना बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है, एज अ स्टूडेंट मैंने भी फेस किया है ये। तो आप उन खाली पीरियड्स के अंदर जब बाकी सब हंसी मजाक कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, साइंस के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैप की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी चीज जिसमें आपको अगर ज्यादा फोकस नहीं पे लगाओगे तो भी काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। याद करने वाला काम स्कूल में मत करो, आप सबको पता है टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो उससे पहले बहुत जरूरी है एक हार्ड टॉपिक को उठाओ, ताकि आप ट्यूशन टीचर से उस हार्ड टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको क्लैरिफाई कर सको। और अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हो तो भी प्रोसेस यही रहेगा, आपको जाना है स्कूल, वापस आना है, रेस्ट
रेस्ट करना है, उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक उठाना है। जो नहीं समझ में आ रहा, जाना यूट्यूब पे वन शॉट देखने, पेड बैच में पढ़ते हो तो जाके रिकॉर्डेड देख लेना। जो रीडिंग टॉपिक्स है जिसमें आपको रीडिंग की जरूरत है और याद करने की जरूरत है या थोड़े से बोरिंग है, मैं नाम लूंगा तो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएगा, बट मेरे लिए इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता था, तो मैं उनको शाम में उठाता था जब थोड़ा सा दुनिया एक्टिव होती है, चाय वाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, उसके बाद शाम को उठाता था। मैं रात को कभी भी इन सब्जेक्ट्स को नहीं उठाता बिकॉज नींद जल्दी आती थी। मैं रात को हमेशा मैथ्स पढ़ता था और मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे लेट नाइट तक मैथ्स ही पढ़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, हाथ से सवाल बना रहे हो तो नींद आने के चांसेस कम है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इसे स्विच करो, शाम में आप ये सारे सब्जेक्ट्स रीडिंग वाले पढ़ सकते हो और सोने से पहले मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, देखो नींद को सैक्रिफाइस करके कभी भी आप हीरो नहीं बन सकते। एक आध दिन, 2 दिन की नींद नहीं हुई बिकॉज जरूरी काम था, इट इज ओके, बट आप बहुत लंबे समय तक नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हो तो आप लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। जेन्युइनली स्पीकिंग 7 घंटे कम से कम तो सोना ही है, 8 घंटे हो जाए तो बढ़िया है। आपको लग रहा है कि नहीं यार 1 घंटा कम सोऊंगा तो मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा, दैट इज ओके, बट आप 4-4 घंटे की नींद ले रहे हो, 5-5 घंटे की नींद ले रहे हो, इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, आप हीरो नहीं बन सकते, ये कोई अच्छी बात नहीं है बिकॉज ये आप ये दर्शा रहे हो कि मैं एक शॉर्ट टर्म घोड़ा हूं, मुझे बस अभी के ये गोल्स पूरे करना है, मैं लॉन्ग टर्म नहीं दौड़ना चाहता। तो इसीलिए आपको नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। एंड साथ ही साथ टाइम बेस्ड गोल्स मत बनाओ कि 7 बजे ये पढ़ूंगा, 8 बजे ये पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग है। हमेशा रोज के गोल्स बनाओ कि एसएसटी में आज मैं 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा, मैथ्स में इस टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर करूंगा, लाइट चैप्टर के सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लूंगा आज। और अगर वो गोल पूरा नहीं हो रहा है तो अपने आप से रोज सुबह शीशे में उठ के बोलो यार कि तू अपने आप से किए हुए वादे नहीं पूरे कर पा रहा है तो दुनिया से किए वादे कैसे पूरे करेगा। मैं जब पढ़ाई करने बैठता था तो मैं अपने आप से ऐसा वादा करता था कि मैं आज इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 45 क्वेश्चन भी बनते थे तो सोने से पहले 5 जरूर बनाता था। द ओनली पॉइंट इज कि डेली गोल्स बनाओ, स्केड्यूल से बेहतर है। आप 7-8 बजे में अगर मान लो आपने 7 बजे बोला मुझे क्वेश्चन बनाने, आपकी बुआ आ गई, चाची आ गई, आप उनसे बात करने लग गए, जो कि नॉर्मल है, होता है सबके घर में, फिर 7:30 बज जाएंगे, आप कहोगे अरे यार 7 से 8 वाला स्लॉट तो चला गया, छोड़ना यार। तो वो ऐसा रहता है, इसीलिए गोल्स बनाओ कि आज मैं ये करूंगा। टाइम बेस्ड गोल्स मुझे लगता है कम इफेक्टिव होते हैं, आपको लेस डिसिप्लिन बनाते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज गोल बनाओगे वो ज्यादा इफेक्टिव है। 1 हफ्ता करके देख लो, क्या पता बेहतर लगे। बाकी बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने मिड टर्म एग्जाम्स में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग मिड टर्म एग्जाम्स में जरूर लाइव आएंगे। बच्चे पूछ रहे थे कि आप लाइव नहीं आ रहे, हम लोग जरूर लाइव आएंगे, बट अभी हम चाहते हैं कि आपको वन शॉट्स के थ्रू पढ़ा दें, नए वन शॉट्स आपको दे दें विद क्वेश्चंस, ताकि उसमें आप बच्चा पढ़ाई भी कर ले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। बाकी हाँ, आपको और भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो कोई चैप्टर का वन शॉट है या फिर कोई और बेसिक चीज़ जो पढ़ाई के माध्यम से हम आपको वीडियो के माध्यम से आपकी दूर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, और आपकी मिड टर्म की तैयारी कितनी है अभी, परसेंटेज आउट ऑफ 100, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू।